फैक्चुअल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग यानी इमोशन। भैया थे, भैया का नाम मैकडूगल। मैकडूगल भैया ने कहा कि हमारे पास 14 तरीके के क्या रहते हैं, 14 तरीके के 14 टाइप्स की बेसिक इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है, और उस हर एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग है। तो उन्होंने कहा 14 तरीके के संवेग हैं, और जब भी वो इमोशंस, संवेग पैदा होंगे तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट, हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, हम क्या एक्ट करेंगे, ये भी उन्होंने बताया। तो याद रखेंगे मैकडूगल भैया। एक तो क्या याद रखेंगे भैया का, मैकडूगल भैया है। कौन है? मैकडूगल। और मैकडूगल भैया ने क्या दिया? 14 प्रकार के, क्या बताए? 14 प्रकार के संवेग और उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियां बताई। संवेग व उनसे जुड़ी हुई और उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति, उनसे जुड़ी हुई क्या बताई? उनसे जुड़ी हुई बेसिक इंस्टिंक्ट्स बताई, मूल प्रवृत्तियां बताई। बेसिक इंस्टिंक्ट्स यानी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो कौन सा संवेग होगा? देखो, उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक कोई भी चीज जो तुम्हें उत्तेजित करे, तो उत्तेजक कोई भी चीज। जैसे अभी मम्मी जैसे सुबह सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हूँ, और उस आलू के पराठे की खुशबू तुम्हारे नाक तक पहुंच जाए तो तुम उत्तेजित हो जाओगे। तो वो खुशबू जो है वो उत्तेजक है, वो उद्दीपक है। स्मृति क्या होती है? मेमोरी। किसी चीज को आप वापस से चेतन में ला पाओ, वो मेमोरी है। आमोद, अम्यूजमेंट। तो अम्यूजमेंट क्या होता है? ये एक संवेग है। ये इमोशन जब पैदा होता है आमोद का, अम्यूजमेंट का, तो आपके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति पैदा होती है? तो याद रखिएगा, आपकी मूल प्रवृत्ति है कि आप हंसेंगे। अगर आप आमोद, खुशी महसूस कर रहे हो, अम्यूजमेंट महसूस कर रहे हो, तो मूल प्रवृत्ति क्या है? तो मूल प्रवृत्ति है हास्य यानी लाफ्टर। मूल प्रवृत्ति क्या है? हास्य यानी लाफ्टर है। क्या है? हास्य यानी लाफ्टर है। जी बिल्कुल। आज FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? क्लास जबरदस्त रहेगी, आपको समझ में आएगा एकदम बढ़िया तरीके से कि क्या सीन है। तो बताएंगे फटाफट। FIACS, फ्लेंडर्स का इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। फ्लेंडर, इसकी फुल फॉर्म देख लें। फ्लेंडर्स आई से इंटरैक्शन, एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक साहब, ये क्या है भैया जी? ये तो हमने पहली बार पढ़ा, ये तो कभी नहीं देखने को मिलता। ये विशेष तौर पर क्या है ये? तो देखिए, ये है बेसिकली फ्लेंडर का, इसे आप बोलते हो फ्लेंडर, इसे आप बोलते हो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, ये कौन लेकर आया? जाहिर सी बात है, ये तो अब आप समझ ही गए, फ्लेंडर लेकर आए। ये है क्या? एक्चुअली फ्लेंडर जो महोदय थे, हाँ, सी फॉर चुड़ैल। अच्छा किशन यादव जी, बहुत बढ़िया। जो फ्लेंडर भैया थे, उन्होंने 1959 में ये कहा कि जब क्लासरूम में एक्टिविटी होती है तो क्लासरूम में जो टीचर और स्टूडेंट में जो इंटरैक्शन होता है वो 10 प्रकार का होता है। उसकी कैटेगरी बताई उन्होंने कहा वो 10 प्रकार का होता है। उसमें 10 टाइप्स होंगे। क्या होंगे? 10 टाइप्स। उसमें बेसिकली तो उन्होंने कहा शाब्दिक और अशाब्दिक होता है, और फिर उन्होंने ये कहा कि होता बेसिकली 10 तरीके से टीचर रिएक्ट, मतलब 7 तरीके से टीचर रिएक्ट करता है, 2 तरीके से बच्चा रेस्पॉन्ड करता है, और एक रहता है क्या? मौन। एक क्या रहता है? एक रहता है सिंपली मौन रहता है। निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, उसको जरा एक बार मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे। बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब कतई शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बताते चलें। हाँ जल्द शुरू होंगी बेटा क्लासेस, घबराएं नहीं, जल्द शुरू होंगी। तो बताएंगे मुझे निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्न को प्रोत्साहन देना,
हाँ अथवा न उत्तर वाली संख्याओं की प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। कौन सा सही नहीं है? सी नहीं है। भाई आप अगर चाहते हो अपने बच्चों में प्रश्न कौशल, तो प्रश्न कौशल विकसित करना चाह रहे हो तो हाँ और न वाले उत्तर जो होंगे वो तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे, वो तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। आप ऐसा रखो ना जिसमें विस्तृत सूचना प्रदान हो, जिसके अंदर बच्चा प्रश्न पूछे तो आप उसको मोटिवेट करो, जिसके अंदर बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन बढ़े, तो इस तरीके का मामला। तो जरा यहाँ एक चीज को गौर फरमाएंगे, एक महत्वपूर्ण चीज को फिर से गौर फरमाएंगे यहाँ कि क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर सीटेट के अंदर सिलेबस जो है आपका थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट सिलेबस है, शॉर्ट। यहाँ पर क्या है, यूपीटेट में सिलेबस थोड़ा डेप्थ में मांगता है, डेप्थ में है यानी गहराई में है, और थोड़ा सीटेट के मुकाबले ज्यादा विस्तृत सिलेबस होता है। जैसे आप कभी नहीं पढ़ोगे शिक्षण, कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, बड़ा बेसिक शिक्षण पढ़ते हो सीटेट में, लेकिन यूपीटेट में आप देखिए फ्लेंडर का इंटरेक्शन पूछ लिया आपसे साहब। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? यह अंतर नंबर नेक्स्ट लिखिए कि पर्सनैलिटी टॉपिक सीटेट में पूछा नहीं जाता, पूरा चैप्टर है ही नहीं सीटेट में, है ना। तो सीटेट में व्यक्तित्व ये चैप्टर नहीं है, व्यक्तित्व ये चैप्टर है ही नहीं, और यूपीटेट का फेवरेट चैप्टर है व्यक्तित्व, फेवरेट चैप्टर है यूपीटेट के अंदर व्यक्तित्व, ठीक है ना। फेवरेट चैप्टर क्या है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये फेवरेट चैप्टर है। कई प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इस चैप्टर से, तो ये बहुत सारे अंतर है भैया जिसको आपको समझना होगा। तो बताएंगे फटाफट से, मैं लिखाती चलूंगी ताकि तुम समझ जाओगे और ये नहीं पूछोगे फिर कि मैम हमने सीटेट पढ़ा हुआ है, क्या हम उसी से यूपीटेट पढ़ सकते हैं? आप समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि भैया फैक्ट्स खुद ही देखते चलो और अपने आप समझते चलोगे कि क्या बात है और क्या नहीं। तो देखिए भैया व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक क्या होती है? प्रोजेक्टिव तकनीक। एक व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसी है वो दिखाना नहीं चाह रहा आपको। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है, प्रक्षेपण का मतलब होता है, प्रक्षेपण का मतलब होता है बाहर फेंकना। क्या होता है? तो आप कहोगे बाहर फेंकना। प्रक्षेपण का मतलब क्या है? बाहर फेंकना। ये शब्द किसने दिया? तो आप कहेंगे ये शब्द सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। ये एक एक डिटेल इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। अब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, प्रक्षेपी यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक की। प्रक्षेपण का मतलब बाहर फेंकना होता है। अब कोई व्यक्ति बताना नहीं चाह रहा उसे बाहर लाना, साक्षात्कार नहीं साहब, साक्षात्कार तो आप सामने वाले से पूछ रहे हो और आप जो पूछ रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो जवाब दे रहा है। तो ये तो आत्मनिष्ठ विधि है। कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, जिसे आप सब्जेक्टिव विधि बोलते हो, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध टेस्ट, जिसे आप बोलते हो टेट, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कौन लेकर आया था? मॉर्गन और मुर्रे लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? मॉर्गन, मॉर्गन व मुर्रे लेकर आए थे। कौन? मॉर्गन और मुर्रे लेकर आए थे थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, तो रेटिंग स्केल का याद रखना, रेटिंग स्केल वस्तुनिष्ठ है। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो? किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर पैमाने पर आप व्यक्ति को रेटिंग दे रहे हो। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी आपका कैसा मेथड है? तो आप कहोगे आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ नहीं होता, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ होगा, क्योंकि आत्म अवलोकन नहीं कर रहे हो आप, है ना। क्लियर हुआ? तो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कौन लेकर आया? 1935 में, बहुत बढ़िया मनीष सिंह। 1935 में मॉर्गन मुर्रे लेकर आए, जिसके अंदर कितने होते हैं? तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि भैया आपके 30 कार्ड रखे जाएंगे, 30 कार्ड रखे जाएंगे, जिसमें से आप एक बार में कितने इस्तेमाल करोगे? केवल और केवल 20 इस्तेमाल करोगे। इसके माध्यम से आप व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसे एक कहानी के माध्यम से, पिक्चर्स दिखाते हो आप उसको, अलग अलग कार्ड दिखाते हो और कहानी के माध्यम से वो अपनी बातों को सामने रखता है। क्रिएटिविटी समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? तो भैया देखिए क्रिएटिविटी, आपको बता दूं क्रिएटिविटी ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में तो बहुत ही लुल्ल बने में पूछा जाता है कि भैया क्रिएटिविटी कहाँ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी के फैक्ट पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर ना क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस हैं, 4 चरण हैं, वो पूछे जाते हैं, और यहाँ क्रिएटिविटी के फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ ये जरूर देखने को मिलता है, तो बताएंगे भैया, जल्दी से बताएंगे क्या लगता है आपको? देखें तो सही किसको कितना याद रहा। हाँ बताएंगे। देखो ये तो क्लियर ही है, आयोजन, प्रिपरेशन करना। व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रिपरेशन कर रहा है, शुरुआत कर रहा है ना। हाँ
क्या कर रहा है, टॉरेंस। टॉरेंस जनक है क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी को प्रॉपर तरीके से क्या करने की, जांचने का पहला प्रस्तुतिकरण दिया। तो बताएंगे आयोजन, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई, आपने उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रिपरेशन शुरू करी। अनुवाद, आपने वो समस्या है क्या उसे स्टेप बाय स्टेप चरणों में समझा। फिर आता है क्या, उद्भवन। इंक्यूबेशन वो टाइम है, तीसरा चरण है। पहला चरण ये होता है, दूसरा चरण ये होता है, तीसरा चरण ये होता है। उद्भवन इंक्यूबेशन वो समय कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते आपका दिमाग थक गया और फिर आपने क्या रहा, आपने उसके बाद आपका दिमाग जब इतना थक गया तो आपको समाधान ही सूझना बंद हो गया। वो अवस्था जिसमें आप असंगत सूचनाओं पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि इसमें से कौन सी काम की चीज है और कौन सी बेकार चीज है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर आप चुप बैठ जाते हैं, लेकिन आपका अचेतन दिमाग उस पर लगातार काम करता रहता है और फिर अचानक से एक दिन आपकी लाइट चमकती है, आपको क्या होता है, प्रबोधन, और आपको उसका समाधान सूझ जाता है। ठीक है ना, ये वाला मामला रहता है। कुल मिलाकर उद्भवन में सिचुएशन ये होती है कि आप कोई सूचना, ज्ञान हो, अनुभव हो, वो स्मृति भंडार में आपके पहुंच ही नहीं पाता, आप उस पर काम ही नहीं कर पाते। आपने सूचनाओं पर चिंतन करना शुरू किया, फिर आप ऐसी स्टेज में आ गए कि जहां उद्भवन इंक्यूबेशन हो गया, आपका दिमाग छोड़ देता है। आ जाए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगेन फैक्ट आ गया, भाषा और विचार टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता जैसे सीटेट पूछता है कि भैया बताइए वाइगॉत्स्की कहते हैं कि नहीं साहब भाषा विचारों को सुसाधित करती है ना। यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तनिक तनिक नहीं, पूरा समझो आयुष। जब भी हम समस्या का समाधान करते हैं तो समस्या के समाधान में 4 चरण होते हैं। पहला, आपने समस्या को देखा, उस समस्या को किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपके लिए उसके लिए आपने समस्या का आयोजन किया, तो प्रिपरेशन। अनुवाद, उस समस्या को और गहराई में समझा, फिर आप समझते समझते इतने दुखी हो गए कि समाधान नहीं निकल रहा, परेशान हो गए, तो उद्भवन, क्या उद्भवन, दिमाग ने, चेतन मन ने उस पर काम करना बंद कर दिया। फिर सीधे आया प्रबोधन कि एक दिन अचानक से आपको बिल्कुल E=mc² याद आ जाए और आप पानी के टब में एक साथ आपको याद आ जाए कि पानी का जहाज क्यों नहीं डूबेगा, कि भैया आपके मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा जितना पानी का हटाया गया, जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उस वस्तु का भार होगा, तो वो कभी भी नहीं डूबेगी। और नंगे ही सड़कों पर दौड़ पड़ो और सीधे यूरोप की राज्यसभा में नंगू पंगू पहुंच जाओ और कहने लगो यूरेका यूरेका, क्योंकि आपको अचानक से समाधान सूझता है, उसको बोलते हैं प्रबोधन। अचानक से इल्यूमिनेशन, अचानक से इल्यूमिनाटी हो जाए तुम्हारी, अचानक से दिमाग तुम्हारा चमक जाए। आगे बताएं, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ विन्यास, जब आप चीजों के अर्थ समझने लगो। मॉर्फेम, रूपग्राम। रूपग्राम क्या है? रूपग्राम क्या है? भाषा की सबसे छोटी लेकिन सार्थक इकाई, सबसे छोटी और साथ में लिखा आएगा सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई लिखा आएगा तो आप रूपग्राम बोलोगे। लेकिन ध्वनिग्राम कब बोलोगे? जब आएगा भाषा की कैसी, ध्वनिग्राम कब बोलोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे स्वनिम भी बोलते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई। समझाती हूँ, ये हमेशा याद रहे कैसे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे आप क्या कहते हो? स्वनिम भी कहते हो। तो ये क्या है? ये साउंड है बेटा, आ है, ई है, तो ये ध्वनि की तो सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। साउंड में तो ये सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है, क्योंकि साउंड की दुनिया में आ, ई, उ, आ, औ, ई सबके मतलब है, लेकिन भाषा की दुनिया में इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन सबसे छोटी इकाई कही जाएगी। तो इसको आप ध्वनिग्राम बोले, फोनेम बोले, स्वनिम बोले। रूपग्राम, रूप मिल गया, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी जब आपने कोई प्रॉपर सार्थक शब्द बना लिया इस आ, ई, उ, ऐ से मिलाकर, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे मॉर्फेम और रूपग्राम कहोगे आप। ठीक है ना? तो जब भी पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मीनिंगफुल मॉर्फेम, जब भी पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लेकिन मीनिंगलेस इकाई तो ध्वनिग्राम या स्वनिम, जब भी पूछा जाए ध्वनि की सबसे छोटी इकाई और मीनिंगफुल इकाई, तो ध्वनि में तो आ, ई, उ, आ का सबका मतलब होता है। तो याद रखें, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले बच्चा स्वनिम,
स्वनिम सीखता है, आ ई उ आ, इनको सीखता है ध्वनिग्राम। फिर बच्चा किस पर पकड़ बनाता है? फिर बच्चा रूपग्राम पर पकड़ बनाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा वाक्य की संरचना करने लगता है, सिंटैक्स पर पकड़ बनाता है। फिर उसके बाद यही बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि ये अर्थ विज्ञान सिमेंटिक पर ध्यान देता है कि भैया वाक्य में ग्रामर कितनी भी गलत हो लेकिन ये उसका मीनिंग समझ जाता है, ये उसका मीनिंग समझ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। टेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए ऑलरेडी टेट का बैच उपस्थित है, वो आप देख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। बताइए क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी, क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो सारे के सारे? लग रहा है पक्का? डी, हाउ मेनी टाइप्स? हाउ मेनी टाइप्स पूछ रहा है? अच्छा, आपसे कह रहे हैं निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? क्रिएटिव चिंतन को। इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। सही उत्तर बताएं तो आप भैया सही सीधे उत्तर बताएंगे, इसमें क्रिएटिव चिंतन नहीं है। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? या तो मैं जवाब हाँ में दूंगी या मैं ना में दूंगी, क्रिएटिव उत्तर नहीं है। इसे कौन बता सकता है? तो कोई भी कह देगा, जैसे अजय कह देंगे मैं बता सकता हूँ, निकी कह देंगे मैं बता सकती हूँ, जबी कह दे मैं बता सकती हूँ, कोई भी कह सकता है। इसे कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? सबके पास अपने अपने जवाब होंगे। सर 2 तरीके से हल किया जा सकता है, कोई कहेगा सर 3 तरीके से हल किया जा सकता है। तो सबके अपने अपने क्या होंगे बेटा जी? सबके अपने अपने जवाब होंगे। तो ये वाला मामला है। देखिए भैया, आप लोगों के लिए ये जो यूपीटेट का बैच है, ये सामने देख लीजिए, आपके लिए ये यूपीटेट का प्रवेश बैच है आपके लिए, और मात्र 499 में है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, और आप इसके ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब इसकी प्रॉपर बेसिस पर तैयारी, मतलब जैसे ही एक फाइनल नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर इसकी तैयारी जो शुरू कराई जाएगी। जिस बच्चे ने भी ये बैच ले रखा होगा वो लाइव वाली उन क्लासेस को भी देखेगा, लेकिन आप पहले से थोड़ा सा तैयारी कर सकते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है आपका प्रॉपर तरीके से, बेस्ट क्लासेस, नोट्स, रेगुलर टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेवल 1 लीजिए, लेवल 2 लीजिए, या दोनों लीजिए, 499 में आपके लिए ये उपलब्ध है। ठीक से आप आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो देखिए डीडब्ल्यू एलन जो थे, डीडब्ल्यू एलन, तो कैसे याद रखना है? यहाँ पर कोड बड़े याद रखने पड़ेंगे, न्यूमोनिक्स बहुत याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो आप बता ही नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो आप बता ही नहीं पाओगे। तो अगर हम ऊपर से देखें तो एलियन अगर हमको देखते होंगे तो हम उनकी नजर में क्या है? वो हमको माइक्रोफोन से देखते होंगे, अरे चिंदी चोरू क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के मामले में इतने पीछे रह गए। तो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण डीडब्ल्यू एलन द्वारा प्रस्तावित है कि क्या है? मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण है, अवश्रेणीयन शिक्षण है, या इफेक्टिव टीचिंग है? आप सबने भैया माइक्रो टीचिंग करी होगी, टीचर ने कराई होगी। क्यों कराई होगी आपको? कराने के पीछे का एक ही कारण था। कराने के पीछे का क्या कारण था? एक ही कारण था, और वो कारण ये था कि भैया आपको ना जो बड़ी रियल वास्तविक क्लास की जो सिचुएशन रहती है उसको आपको एक छोटी क्लास में, यानी क्या कहना चाहिए, एक स्मॉल क्लासरूम में जहां कम बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, वहां पर आपको ले जाकर पढ़ाया जाए। तो देखिए यहाँ पर बड़ा आपको दुविधा हो गई। कोई कह रहा है कि भैया ये तो मूल्यांकन शिक्षण है। नहीं साहब, मूल्यांकन शिक्षण नहीं बोलते, वास्तविक शिक्षण भी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं अवश्रेणीयन शिक्षण। क्या बोलते हैं? स्केल्ड डाउन टीचिंग, स्केल्ड डाउन टीचिंग। शुक्रिया अपर्णा जी, स्केल्ड डाउन टीचिंग आप इसको बोलते हो। स्केल्ड डाउन टीचिंग का मतलब क्या होता है? स्केल्ड डाउन टीचिंग का मतलब आप निश्चित श्रेणी क्रम को फॉलो करते हो, लेकिन बस संख्या से लेकर अन्य चीजों को थोड़ा सा क्या कर देते हो? कम कर देते हो। अन्य चीजों को क्या कर देते हो? कम कर देते हो। तो स्केल्ड डाउन टीचिंग पर आप इसको अवश्रेणीयन क्या माना गया है? अवश्रेणीयन शिक्षण माना गया है। क्या माना गया है? अवश्रेणीयन शिक्षण इसका उत्तर माना गया है। जो माना गया उत्तर है वो क्या मानोगे? अवश्रेणीयन शिक्षण मानोगे। जनरली बच्चा वास्तविक शिक्षण बोल देता है, ठीक है ना, अवश्रेणीयन शिक्षण। और हमारे यहाँ भारत में
भारत में ये कितनी मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग, तो कहोगे 36 मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले बच्चा जो है वो पाठ योजना लेसन प्लान बना के आता है, और वो घर से ही बना के आता है। पाठ योजना कहाँ से बना के आएगा, घर से बना के आएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आएगा तो शिक्षण करेगा, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण करेगा या शिक्षण करेगा। तो यहाँ पे जब वो प्रस्तुतिकरण करेगा तो उसके लिए उसको 6 मिनट मिलते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद जो भी इसके साथ दिक्कत रह जाएगी उसके बेसिस पर इसको क्या मिलेगी, फीडबैक मिलेगी। तो इसको क्या मिलेगा बेटा जी, तो आप कहोगे इसको फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक के लिए भी 6 मिनट मिलते हैं। अब फीडबैक मिल गया तो तुम अपनी गलतियों को सुधारो, पुनः पाठ योजना बनाओ। क्या करो, पुनः पाठ योजना, यानी अगेन आप लेसन प्लान बनाइए। और इस काम के लिए आप घर में नहीं बना रहे, स्कूल में बना रहे हो, 12 मिनट मिलेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर से आप पढ़ाइए पुनः शिक्षण या प्रस्तुतिकरण। अगेन आपको 6 मिनट मिलेंगे, पुनः शिक्षण के 6 मिनट आपको मिलते हैं। फिर आप दोबारा फीडबैक दिया जाता है, दोबारा फीडबैक। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आप महारत हासिल नहीं कर लो, जब तक कि आप क्या नहीं कर लो, महारत हासिल न कर लो। शुक्रिया बेटा जी। तो इस तरीके से ये 36 मिनट हो जाते हैं। कभी भी जो पहला लेसन प्लान है उसके लिए 6 मिनट मत रखना, क्योंकि पहला लेसन प्लान बच्चा घर से बना के आता है, उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। सूची ए को सूची बी से मिलाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन सीटेट में नहीं देखने को मिलते, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में नहीं देखने को मिलते। अच्छा अभी किया है चांदनी प्रजापति जी ने, अच्छा माइक्रो टीचिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। देखिए दमदार आपकी क्लासेस रहेंगी यूपीटेट की, और यूपीटेट के बाद सुपरटेट की भी। यकीन मानिए यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 में से 30 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त किए हैं। याद कराने से लेकर दिमाग में बिठाने से लेकर हर चीज आपको हम बता दूंगे प्रॉपरली। तो बताइए किसको किससे मैच करोगे, हल क्लार्क हल है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आप जब उधर पढ़ते हो, किधर पढ़ते हो, सीटेट में, तो अभिप्रेरणा जो आपका टॉपिक है उसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, अभिप्रेरणा क्या करती है लर्निंग में, तो आपकी तो मदद करती है। क्या अभिप्रेरणा या संवेग जो होते हैं वो हमेशा लर्निंग में पॉजिटिव मदद करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा जाता है मिलाओ, रट्टा कितना मारा हुआ है। हल जो है क्लार्क हल किससे जुड़े हुए हैं, तो क्लार्क हल का भैया कौन सा सिद्धांत है आप मुझे बताएंगे। क्लार्क हल का सिद्धांत कौन सा है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। प्रणोद न्यूनता या चालक न्यूनता का सिद्धांत किसका है, तो क्लार्क हल भैया का है। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क हल भैया का है, तो पहले का चौथा होगा, पहले का चौथा। देख लो भैया पहले के चौथे 3 है, ये तो है नहीं, काट दो भैया। मैकडूगल भैया ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और 14 तरीके के संवेग और 14 प्रकार की ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो बी का होगा सेकंड। देखो भैया बी के सेकंड 2 हैं, काट दो भैया। सिगमंड फ्राइड साहब ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, और मनोविश्लेषण सिद्धांत में इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत सब सिद्धांत में दे दिए, तो तीसरे का होना चाहिए थर्ड, ये भी काट दो बेटा जी, बी तुम्हारा उत्तर है। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे क्या होती है, उसकी आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है, नहीं होती है तो फिर कैसे चलेगा। आओ साहब, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है अभिक्रमित अनुदेशन। इस तरीके के प्रश्न आप केवल और केवल कहां देखते हो, इस तरीके के प्रश्न आप केवल और केवल यूपीटेट में देखते हो कि भैया प्रोग्राम्ड लर्निंग किसने दी, फिर भैया आपका क्या बोलते हैं रेखिक अभिक्रम किसने दिया है। तो लर्निंग से संबंधित या शिक्षण से संबंधित, अनुदेशन से संबंधित प्रश्न तमाम पूछते हैं, तमाम प्रश्न पूछते हैं बेटा जी यहाँ पर। बिल्कुल अभिक्रमित अनुदेशन की बात मनीष स्किनर ने की। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए, जैसे न केवल हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, ये ऐसे टॉपिक हैं जो सीटेट में तुमने पढ़े ही नहीं है, ये ऐसे टॉपिक हैं। यूपीटेट में तुम पढ़ोगे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, हर टीचर तुम्हें पढ़ाएगा। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट, पंचपदीय प्रणाली आपको पढ़नी है। लेसन प्लान बनाने में कैसे बनाया जाता है आपको ये पढ़ना होगा, अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ना होगा, रेखिक अनुदेशन पढ़ना होगा, इस तरीके के सारी चीजें आप पढ़ोगे। ये सीटेट में कभी नहीं पढ़ते, इसीलिए कहते हैं सीटेट आसान है। वो तो हंगामा खामखा का मचा रखा है ना, कि बच्चे ये सोचते हैं कि भैया है ना सीटेट आसान नहीं है, क्योंकि हमें रट्टा मारने की आदत होती है, हमें क्या होती है, रट्टा मारने की आदत होती है। बिल्कुल शाखी अनुदेशन क्राउडर ने दिया। आ जाए, कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, अभ्यास का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया है कि आप जितना अभ्यास करेंगे चीजों का, थॉर्नडाइक के 3 मूल लर्निंग के 3 है ना, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य सिद्धांतों में से एक है, मुख्य सिद्धांतों में से एक है अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा है कि जिसमें आप एक्टिव हो बिल्कुल प्रॉपरली है ना उसका सिद्धांत, और तीसरा आपका रहता है कि आपके ऊपर उस चीज का प्रभाव क्या पड़ता है। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य अधिगम के सिद्धांत दिए, जिसमें एक है
कि आप कितने चेतन हैं, चेतन का सिद्धांत या तत्परता का सिद्धांत या एक्टिवनेस का सिद्धांत बोल दीजिए। दूसरा, आप सीखी हुई चीज का कितना अभ्यास करते हैं। तीसरा, कि जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव का सिद्धांत, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक पड़ेगा आप उसको बार बार करोगे, नकारात्मक पड़ेगा भाग जाओगे। छोटे पदों का सिद्धांत दे रखा है, सक्रिय अनुसंधान अनुक्रिया का सिद्धांत भी इनका ये, पुनर्वलन का सिद्धांत भी इन्हीं का ये है। ठीक है ना साहब, याद रखना। हाँ बिल्कुल, इनके 5 सिद्धांत हैं। छोटे पदों का सिद्धांत बोलोगे, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत बोलोगे, तत्काल प्रतिपुष्टि देने का सिद्धांत बोलोगे, पुनर्वलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और छात्र परीक्षण का सिद्धांत। क्या लिखोगे? स्वगति का सिद्धांत, कि हर बच्चा अपनी गति से चलता है। स्वगति का सिद्धांत है ना, हर बच्चे को आप अपनी गति से चलने दीजिए। और छात्र परीक्षण का सिद्धांत, बच्चा खुद अपनी प्रगति का क्या करेगा? खुद अपनी प्रगति का परीक्षण करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे आप स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी कहते हो, उसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अगेन एक और चीज जो अंतर पैदा करती है, क्या पैदा करती है अंतर? तो भैया देखिए, जो आपका यूपीटेट का एग्जाम है उसमें आपसे थॉर्नडाइक पूछता है, उसमें आपसे पावलव जरूर पूछता है, उसमें आपसे थॉर्नडाइक पूछेगा, उसमें आपसे स्किनर पूछेगा, उसमें आपसे पावलव पूछेगा, स्किनर पूछेगा, पावलव पूछेगा, थॉर्नडाइक पूछेगा और अधिगम के कई सारे सिद्धांत पूछेगा। अधिगम के सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत पूछेगा। सीटेट नहीं पूछता, सीटेट लिमिटेड पूछता है, बहुत लिमिटेड पूछता है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको अलग से यूपीटेट की तैयारी करने की आवश्यकता है। और उसके लिए आपके लिए केवल 499 रुपीज का ये बैच है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, या कोई भी एक लेवल लें तो भी। ठीक साहब, आ जाए आगे बढ़ जाते हैं। तो थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी में क्या जरूरी नहीं है? थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी में कोई तो एक उत्तेजक होना चाहिए जो व्यक्ति को उत्तेजित करे, ये तो जरूरी है। अब ये उत्तेजक जब व्यक्ति को उत्तेजित करेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? बिल्कुल, व्यक्ति क्या करेगा? व्यवहार करेगा। क्या करेगा? व्यक्ति व्यवहार करेगा। तो उत्तेजक व्यक्ति के अंदर ड्राइव पैदा करेगा और फिर व्यक्ति मोटिवेट होगा और अनुक्रिया करेगा। क्रिया प्रसूत व्यवहार किसका है? स्किनर का है। ऑपरेंट बिहेवियर किसका है? स्किनर का। क्रिया बार बार सूत सूत कर कराई जा सकती है। स्किनर ये कहते हैं कि अगर आप क्रिया करने के बाद बच्चे को पुनर्बलन देते हो तो उससे वो क्रिया कितनी बार करेगा या नहीं करेगा ये तय होगा। क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर, ये स्किनर का है। ये किसका है? स्किनर का है। आगे बढ़ेंगे, आ जाए। किस तरीके के अधिगम को रॉबर्ट गेने ने अपनी अधिगम सोपानगी में सबसे लोअर लेवल पर रखा है? अधिगम सोपानगी आपके रॉबर्ट गेने ने 8 तरीके की लर्निंग बताई है। 8 तरीके की लर्निंग बताई है रॉबर्ट एम गेने ने। रॉबर्ट एम गेने ने क्या करी है? 8 तरीके की, बिल्कुल 8 तरीके की लर्निंग बताई है। 8 प्रकार की लर्निंग, 8 प्रकार की लर्निंग बताई है ना। और इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम, इनकी बुक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी बुक का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग, कि कैसे आप लर्न करते हो। ठीक है ना। तो यहाँ 8 तरीके की लर्निंग बताई है। फटाफट से आप मुझे बताएंगे बेटा जी कि बुड्ढा यहाँ पर किसको सबसे नीचे रखा है? तो देखिए, इन्होंने सबसे नीचे रखा है संकेत अधिगम को। सबसे नीचे किसको रखा है? संकेत अधिगम को। कि भैया वही वाली बात कि जो भारतीय सिनेमा है आज का, है ना, सैयारा सैयारा मूवीज कैसे शुरू होती हैं? मैंने मूवी नहीं देखी है लेकिन मैं बता दूं कि भैया संकेत अधिगम हुआ होगा। पहले संकेत अधिगम हुआ होगा। पहले दोनों ने एक दूसरे को देखकर, कोई ने किसी को देखकर कोई सिग्नल पास किया होगा। दूसरी तरफ से भी अगर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हुई हो, दूसरी पार्टी ने भी अगर अनुक्रिया किया हो उस संकेत के प्रति, तो ये दूसरा चरण है। कहानी आगे बढ़ रही है। लर्निंग में भी यही है। फिर इन उद्दीपक और अनुक्रिया संकेतों की क्या बन जाएगी बेटा जी? श्रृंखला बन जाएगी। वो उधर से इशारे करेगा, ये इधर से इशारे करेगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ये बातचीत करेंगे, शाब्दिक अधिगम, कि वहां फिर बात होती है कहानी की, क्या आई लव यू बोलना। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जितनी भी तमाम मूवीज होती हैं, ये सिद्धांत याद करने में हमें मदद करेंगी। ये सिद्धांत याद करने में हमें मदद करेंगी, है ना। गाना है ना, सैयारा तू तो भूला नहीं है। हाँ, सैयारा हम भी नहीं भूलेंगे, सैयारा से ही तो हम रॉबर्ट गेने याद रख पाते हैं। तो भैया संकेत अधिगम हुआ, फिर एक तरफ के संकेत का दूसरी तरफ से रेस्पॉन्स हुआ, फिर इसकी श्रृंखला बन गई, फिर एक दिन शाब्दिक अधिगम हुआ, बातचीत हुई, फिर बातचीत के बाद क्या हुआ? फिर ये हुआ कि देखिए तुम दूसरों से क्यों अलग हो। अपने दोस्तों में बताया। दोस्तों में क्या बताया बेटा जी?
दोस्तों में बताया कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? विविधात्मक अधिगम, कि मेरा वाला सबसे अलग है, मेरी वाली सबसे अलग है। क्यों अलग है ये बताया, मतलब दोस्तों तक बात चली गई है। फिर उसके बाद किसी बात पर तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हो गई तो फिर क्या बने? फिर कंसेप्ट बने, कंसेप्ट क्लियर किए तुमने अपने जीवन में। संप्रत्य अधिगम, कि भैया हम पहले अपनी पढ़ाई करेंगे फिर हम आगे की बात सोचेंगे। कंसेप्ट क्लियर किए, सिद्धांत बनाए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ाई करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेगा, और फिर जाकर जीवन में क्या हुआ? फिर जाकर समस्या का समाधान हुआ और कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। तो समस्या का समाधान सबसे सुपीरियर, संकेत अधिगम सबसे लोअर में रखा जाता है। ठीक है ना? आ जाओ। अरे क्या बात कर दी मनीष, कह रहा मैं जब भी कोई सॉन्ग सुनता हूँ इस टाइप का तो मेरी आंख भर आती है। अरे संवेगों के प्रति मूल प्रवृत्ति दिखा रहे हैं मनीष, इसीलिए तो ऐसे गाने बनाए जाते हैं। हाँ, जबरदस्त तरीके के एकदम आदमी एकदम हाँ एकदम टूट टूट के रोए। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? ये आपसे पूछे जाते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल केवल और केवल यूपी टेट में पढ़ते हैं आप, शिक्षण कौशल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ाने के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव आता है वो किसका उदाहरण है? ये जो उतार चढ़ाव है मेरे बच्चे, ये किसका उदाहरण है? तो आपको ये बताना है आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है। उद्दीपक परिवर्तन का, प्रस्तावना का, पुनर्बलन का, समापन कौशल का। भैया उद्दीपक में परिवर्तन कर दिया, प्रस्तावना में तो आप क्या करते हो? चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हो। पुनर्बलन में बच्चे ने उत्तर दिया तो आप उसको रीइंफोर्स करते हो। समापन कौशल में पूरा रिवाइज करके, रिकैप्चुलेट करके और टॉपिक को समाप्त करते हो। कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। कम्युनिकेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है? कम्युनिकेशन, संचार, ये टॉपिक केवल आपको यहाँ देखने को मिलता है। संचार टॉपिक कहाँ है आपका? केवल सी टेट में, सॉरी यूपी टेट में। संचार ये टॉपिक केवल यहाँ देखोगे भैया। संचार, शिक्षण कौशल, है ना, ये टॉपिक केवल आप यहाँ देखोगे। कहाँ? यूपी टेट में। ये टॉपिक आप यहाँ देखते हो यूपी टेट में। आप बताएं फटाफट से। हाँ बताएंगे कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण, बातचीत हो रही है तो भैया देखो बातचीत हो रही है तो सिंपल सी बात है कि भैया कोई तो बातचीत करने में कोई व्यक्ति होगा जो आपकी बातचीत को लेकर जाएगा। माध्यम तो चाहिए भैया, कोई ना कोई तो माध्यम होगा ही होगा। फिर बातचीत में अंतःक्रिया तो हो ही रही है, उधर से बात समझे या नहीं समझे इसका मामला भी आपको पता लगेगा। तो फीडबैक, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया तो फीडबैक भी मिलेगा। पुनर्बलन नहीं मिलता बातचीत में, कोई किसी को पुनर्बलन नहीं देता कि बहुत अच्छी बात की है तुम, अच्छा बहुत अच्छी बात की है, दोबारा भी आना। ऐसे पुनर्बलन नहीं मिलता कि ओ इन्होंने कहा मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ अब मैं इनसे और दोबारा अच्छी बात करूंगा, नहीं। आप बातचीत, एक होता है आपका सेंडर, एक होता है सेंडर, जो भी बातचीत हो रही है कम्युनिकेशन में। फिर इन दोनों के बीच में कोई भाषा होगी जो मीडियम होगी, मीडियम, है ना, भाषा हो सकती है या फोन, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में क्या हो रही होगी? अंतःक्रिया हो रही होगी। ये क्या किसमें मदद कर रही होगी? अंतःक्रिया में। दूसरी तरफ कौन होगा? रिसीवर होगा बातचीत के दौरान, है ना, और रिसीवर की बातें वापस सेंडर तक भी पहुंचेंगी, तभी तो बातचीत कही जाएगी, अंतःक्रिया कही जाएगी। अब ये कितना समझ पा रहे हैं? इसमें एक मुख्य प्रक्रिया होगी फीडबैक। क्या होगी मुख्य प्रक्रिया? फीडबैक, कि ये बता पाएगा इसको अपने इंटरेक्शन में कि मेरे को तेरी बात समझ में आ रही है, मेरे को तेरी बात नहीं समझ में आ रही है। अब मंदित मना बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जाता है? मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। तो देखिए भैया आपका यूपी टेट में 10 नंबर का तो बाल विकास आता है। क्या आता है? बाल विकास। 10 नंबर का बाल विकास आता है। 5 नंबर की यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा आती है। यहाँ पर भी 5 नंबर की आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कितने नंबर की आती है? आप कहोगे 5 नंबर की। और 10 नंबर का आता है अध्ययन अध्यापन। क्या आता है? अध्ययन व अध्यापन। यहाँ पेडागोजी का कोई काम नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 नंबर का मामला रहता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल से 1 या 2 नंबर का मामला रहता है। तो आप मुझे बताएं मेंटली रिटार्डेड, आपको यहाँ पर बताना होगा मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, एमआर जो बच्चे होते हैं, जिनमें मानसिक मंदता पाई जाती है, मंदित मना जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा? आप उन्हें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दीजिए। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन यानी उनके पास पहुंचिए, उनको उनकी प्रॉब्लम समझिए और इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाइए। त्वरण उपागम, एक्सेलरेशन, यानी आप उनको जल्दी जल्दी सिलेबस कराएं, या आप गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों के साथ करा सकते हो। प्रतिभाशाली बच्चों के साथ ये हो सकता है।
एनरिचमेंट भी अगेन गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों के साथ, हाई लेवल का करिकुलम भी अगेन गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों के साथ। तो जिस बच्चे के अंदर आपको मानसिक मंदता देखने को मिल रही है, आप उसके लिए क्या कराओगे, आप उसके लिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देने का काम करोगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो, है ना। बेटा क्लास हो रही है सुबह 8 बजे से, और पर डे क्लास होगी बेटा जी, पर डे क्लास होगी गुड़िया आपकी, पर डे क्लास देखने को मिलेगी आपको। पर डे सुबह 8 बजे आपको अलग अलग विषयों की क्लासेस देखने को मिलेंगी, हर हालत में मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ, तो क्या आपका क्या जवाब रह रहा है? अरे वाह, सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, सबने सही पकड़ा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि आप है ना क्वालिटी में परिवर्तन देखते हो, जब अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आप उसको हर पहलू को मापा नहीं जा सकता, आप क्वालिटेटिव चेंज देख सकते हो। तो आप ये बता सकते हो अरे भाई क्वालिटी में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये देखो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये आप कर सकते हो। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बच्चे की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, रुचि। क्या कहते हो भैया आप? क्षेत्र विशेष में बच्चे की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हो? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बच्चे की विशिष्ट योग्यता है, विशिष्ट क्षमता है, ठीक है ना। बताएं मुझे बेटा जी। आप थोड़ा ये हार्ड तो होता है क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड होता है, और फैक्चुअल बेस्ड है इसीलिए आपके लिए बैच है। आप अपने आप को बैच में एनरोल करेंगे, है ना। आप अपने आप को बैच में एनरोल करेंगे और बैच में एनरोल करके अपने आप अपनी बढ़िया तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ बताएंगे, फ्रीमैन ने एक बहुत अच्छी बात की थी, यहाँ डेफिनेशन भी पूछी जाती है, यहाँ डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। फ्रीमैन ने कहा था कि देखिए भैया, अभिक्षमता यानी कि आपका एप्टीट्यूड जो है, अभिक्षमता आपकी ऐसी विशेषताओं का बेसिकली एक ग्रुप होता है जो किसी विशेष ज्ञान, किसी विशेष कौशल या संगठित प्रक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की व्यक्ति की योग्यता को बताता है कि आपकी बोलने की योग्यता कैसी है, ये सारी चीजें। तो देखिए बालक की विशेष योग्यता या विशेष क्षमता, उसका एप्टीट्यूड होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता कि आपके अंदर किस चीज की क्षमता है, आपकी विशेष योग्यता क्या है, किस फील्ड में आपका विशेष ज्ञान है। मूल्य क्या होती है? वैल्यू, किसी भी चीज को लेकर आपके अपने सिद्धांत क्या है। मोटिवेशन जो कि लर्निंग में मदद करती है, तो स्किनर ने कहा है मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग, है ना। रुचि, इंटरेस्ट, रुचि क्या है? रुचि ध्यान की मम्मी है। मैकडूगल ने कहा था रुचि ध्यान की मम्मी है। तो आपको अगर किसी चीज पर फोकस करना है, आपको अगर किसी चीज पर फोकस करना है तो उसी चीज पर फोकस हो पाएगा जिसमें आपका ध्यान होगा, रुचि होगी, ठीक है ना। आजा आजा भैया। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। बिल्कुल, स्किनर महोदय का कहना है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, देखिए साहब ब्रूनर साहब ने एक सिद्धांत दिया, और उनके सिद्धांत का नाम ही अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर ही रचनावादी बात कह दी है। सिद्धांत का नाम ही रचनावादी सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम ही क्या है? रचनावादी सिद्धांत है, रचनावाद सिद्धांत है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी है। ब्रूनर ने 3 स्टेज दी, क्या? इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिव, आइकॉनिक और तीसरी दी इन्होंने क्या? सिंबॉलिक। और ब्रूनर की ये 3 स्टेज कायदे में अगर हम देखें तो जीन पियाजे की 4 स्टेज के विकल्प में उन्होंने ये 3 स्टेज दी। जीन पियाजे की 4 स्टेज के विकल्प में उन्होंने 3 स्टेज दी। 4 स्टेज के विकल्प में उन्होंने क्या दी है? तो आप कहोगे विकल्प में इन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं। विकल्प में इन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं। 3 स्टेजेस में पहली है इनेक्टिव, दूसरी आइकॉनिक, तीसरी क्या है? सिंबॉलिक। तो इनेक्टिव क्या है? इनेक्टिव बिल्कुल वही है जो पियाजे की संवेदीय पेशी अवस्था है। पियाजे की जो संवेदी पेशी अवस्था है बिल्कुल वही है कि बच्चा सेंस ऑर्गन से ज्ञान प्राप्त करता है। आइकॉनिक क्या है? पूर्व और मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं का मेल जोल है। और सिंबॉलिक क्या है?
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाली विशेषताएं इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? प्रतिबिंबात्मक, यानी कि आपकी कौन सी स्टेज? आइकॉनिक स्टेज। तो पूर्व और मूर्त से मिलती है। अब दोनों ही उत्तर में दे दिए हैं, तो आप बताओ आप किससे मैच करोगे? आपसे पूछ रहा है आइकॉनिक, मैं ये नहीं कह रही सिंबॉलिक नहीं पूछ रही, पूर्व और मूर्त दोनों ही उत्तर दे दिए हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा बेहतर किसमें रहेगा? सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा? नहीं, मूर्त नहीं लोगे फिर आप, क्योंकि सिंबॉलिक में मूर्त की विशेषताएं लेते हुए समझदार बना दो। फिर आप क्या लोगे? पूर्व स्टेज लोगे। आइकॉनिक क्या लोगे? पूर्व स्टेज लोगे। किसको लोगे? जब दोनों रहेंगे तो आपका उत्तर होगा पूर्व। क्या होगा? पूर्व। आइकॉनिक विजुअल मेमोरी है, ठीक है ना? पूर्व, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को लेना है, क्योंकि आप सिंबॉलिक समझदारी में, मूर्त में भी क्योंकि तर्क आ चुका होता है, तो दोनों को वहां ले लो, तो आप दोनों को वहां ले लीजिए, ठीक है ना? मेरी बात समझे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप केवल पूर्व ही लेना, और अगर ऑप्शन इस तरीके का देखने को मिले तो मूर्त इसके साथ में ले लेना, मूर्त प्लस अमूर्त इधर ले लेना इसके साथ में, सिंबॉलिक के साथ, ठीक है ना? सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन आ जाओ। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? गुण का मतलब शील गुण, यानी ट्रेट थ्योरी की मैं बात कर रही हूँ, ट्रेट थ्योरी की मैं बात कर रही हूँ, यानी मैं बात कर रही हूँ शील गुण की। तो देखिए भैया, सिगमंड फ्राइड साहब तो शील गुण से है ही नहीं। सिगमंड फ्राइड साहब ने व्यक्तित्व में क्या कहा? इन्होंने कहा व्यक्तित्व में इड होता है, ईगो होता है, या क्या होता है आपके पर्सनैलिटी के अंदर? सुपर ईगो होता है। और तीनों चीजें आपकी पर्सनैलिटी में मिलती हैं, लेकिन गत्यात्मक होती हैं, ये डायनेमिक होती हैं, यानी कभी तो आपकी पर्सनालिटी में इड हावी हो जाएगा, इदम, आप जानवरों जैसा बिहेव करोगे, कभी ईगो हावी हो जाएगा, आप अहम, मानव जैसा बिहेव करोगे, है ना, अहम, और कभी आपका सुपर ईगो यानी परा अहम पैदा हो जाएगा, जिसमें आप देवताओं जैसा बिहेव करने लगोगे, ठीक है ना? ऑलपोर्ट ने भी कहा, कैटल ने भी कहा, आइजेंक ने भी कहा। कैटल ने कौन से दो गुण दिए हैं शील गुणों में? तो याद रखेंगे, कैटल ने कहा कि एक तो होता है सतही शील गुण जो दिखाई देते हैं, और दूसरे होते हैं स्रोतशील गुण, यानी सोर्स ट्रेट। क्या कहा? सोर्स ट्रेट, सरफेस और सोर्स ट्रेट की बात कही कैटल ने। ऑलपोर्ट ने किसकी बात की? तो आप कहोगे ऑलपोर्ट ने कहा कि एक तो होते हैं सामाजिक शील गुण जो जनरली समाज के हर व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, और फिर होते हैं व्यक्तिगत शील गुण। क्या होते हैं बेटा जी? व्यक्तिगत शील गुण जो एक व्यक्ति विशेष में ही देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत को भी तीन भागों में बांटा, केंद्रीय शील गुण, कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय, कार्डिनल, और तीसरा क्या बताया गया था? गौणशील गुण, गौणशील गुण, ठीक है ना? क्लियर हुआ? आइजेंक ने बाइपोलर थ्योरी दी, द्विध्रुवीय सिद्धांत दिया, बाइपोलर, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो व्यक्ति में अंतर्मुखता होगी या व्यक्ति में बहिर्मुखता होगी, या तो व्यक्ति में क्या बोलते हैं, मानसिक विदिलता होगी, यानी कि बहुत ज्यादा पागलपन, या स्नायु स्थिरता होगी, समझदारी होगी, ठीक है ना? बिल्कुल, शील गुण सिद्धांत के पापा ही आप ऑलपोर्ट को मानते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिएटिविटी के तत्वों से संबंध में सही है? क्रिएटिविटी, तो आप मुझे बताएं, जब भी क्रिएटिविटी होती है तो क्रिएटिविटी के चार तत्व होते हैं। कौन से चार तत्व होते हैं? फ्लुएंसी, कि आपके विचारों का फ्लो बना रहे, ठीक है ना? आपके विचारों का फ्लो बना रहे। हाँ, अगर आपका 2021 वाला क्लियर है तो एक बार एक नोटिफिकेशन और आ जाने दीजिए, क्योंकि पिछली बार ये वाली चीज थी ना कि भाई इसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो देखो कोई नुकसान नहीं आता, कोई बहुत ज्यादा वैसा पेपर भी नहीं होता, और तैयारी भी हो जाती है। जब आप यूपीटेट की तैयारी करते हो तो सुपरटेट की आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, और जब आपके नंबर 125 130 के करीब होते हैं तो आपके लिए वो चीज ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाती है कि आप सुपरटेट आराम से कर लोगे, बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी आपके लिए इस बात को विशेष तौर पर कहा जाए कि भाई आपने पहले से दे रखा है तो आपको देना है, अगर मार्क्स इंक्रीज करने का मन है अच्छे तरीके से पढ़ के दे सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, जब भी क्रिएटिविटी के बारे में बात की जाए तो विचार, आइडिया का फ्लो होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, और उन विचारों में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, है ना, और विविधता भी होनी चाहिए, और आप उन विचारों को एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सको, ये होना चाहिए। साहचर्यता नहीं चाहिए होती है, बारंबारता नहीं चाहिए होती है, व्यवहार्यता नहीं चाहिए होती है, आपका फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपके अंदर विचारों के मतलब आइडियाज एकदम फ्लो करते हो, विविधता, कई तरीके की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और विस्तारण की आपके मन में जो चीजें आ रही हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सको। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता से ज्यादा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। एक 4-5 साल का बच्चा है, उसमें पापा से ज्यादा, लड़का है, लड़का बालक है,
पापा से ज्यादा मम्मी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम और पिता से कहीं ना कहीं जलन की भावना पैदा हो जाती है। तो सिगमंड फ्राइड इस जलन को क्या कहते हैं? देखिए, सिगमंड फ्राइड साहब ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का, है ना, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। इस मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 5 स्टेजेस दी, और उन स्टेजेस में जो आपकी तीसरी नंबर की स्टेज है, पहली स्टेज इन्होंने कहा मुखी अवस्था, जिसमें इन्होंने कहा ओरल स्टेज, है ना, जिसमें बच्चे की, है ना, कामुकता उसके मुख में होती है, इसीलिए वो हर चीज मुंह में डालता है। दूसरी अवस्था बताई गुदी अवस्था, एनाल स्टेज, इसीलिए बच्चा अपने सुसु पॉटी के एरिया से खेलता है, उसमें आनंद मिलता है। और तीसरी अवस्था बताई फैलिक, फैलिक स्टेज, जिसे इन्होंने नाम दिया क्या, लैंगिक अवस्था, भूल जाती हूँ मैं इसको, लैंगिक अवस्था नाम दिया, लैंगिक अवस्था। तो यहाँ इस लैंगिक अवस्था में उन्होंने कहा कि बच्चा जो है लैंगिक अवस्था में, इस लैंगिक अवस्था में बच्चे में ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड का विकास होता है, कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। तो लड़के मम्मी के क्या होते हैं? ऑक्टोपस होते हैं। लड़के मम्मी के क्या होते हैं? ऑक्टोपस। तो लड़कों में ऑडिपस, और लड़कियां क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या करंट फ्लो होता रहता है। तो लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लड़की अपनी मम्मी से जलन करती है, पिता से प्रेम। नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म है स्वमोह, बच्चा अपने आप को निहारता रहता है बार 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 बार, ये है स्वमोह, खुद से प्रेम, कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं डूमर, ये वाला मामला। ठीक है ना? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने 5 सेकेंडरी लॉज भी दिए, तो कौन सा इसमें गौण नियम में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया, हाँ, मम्मी का मगरमच्छ। आएगी आएगी बेटा, अब तो आएगी, घबराओ मत, घबराओ मत। यूपी टेट निकाल रहे हैं, सुपर टेट भी देंगे अब। दे तो बेटा ये तब भी रहे थे 2021-22 में, लेकिन बच्चे धरने में बैठ गए, बोले 18,000 से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ये थोड़ा मामला था, है ना। और बात, बच्चों की बात सही भी थी, बहुत सारी वैकेंसीज खाली थी, लाएंगे तो सही। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने ना 5 गौण नियम दिए। कितने? 5 गौण नियम दिए, ठीक है ना। उनमें से एक है सादृश्यता का, है ना। बहु प्रतिक्रिया का भी है कि आप मल्टीपल रेस्पॉन्सेस करोगे जब तक कि सही रेस्पॉन्स नहीं हो जाता। आंशिक क्रिया का भी है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसके अंदर नहीं आता है। तो आप मुझे 5 नियम में से एक तो हो गया लॉ ऑफ एनालॉगी, सादृश्यता, कि जैसी मिलती जुलती पहले समस्या आई है और उसका आपने जैसे समाधान किया, अभी आप मिलती जुलती समस्या का बिल्कुल वैसे ही समाधान करोगे, तो सादृश्यता का नियम हो गया। बहु प्रतिक्रिया का भी हो गया, आंशिक क्रिया का भी हो गया। और कौन सा रहेगा तो बताएंगे, माइंड सेट का। बहुत बढ़िया, मनोवृत्ति यानी कि आपका माइंड सेट का, अगर आपका उस समय मूड एकदम बढ़िया है ना, तो आप ज्यादा सीखोगे। मूड बढ़िया नहीं है तो आप ढंग से नहीं सीखोगे। साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, है ना, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ये आपके कितने नियम हो गए? 5। तो 5 इन्होंने गौण नियम दिए हैं, 5 इन्होंने एसोसिएटिव ट्रांसफर, ठीक है, अंग्रेजी में बोल देते हैं एसोसिएटिव ट्रांसफर, एसोसिएटिव ट्रांसफर की थ्योरी। अगर उत्तर प्रदेश में ही वैकेंसी मिल जाए तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं ही हो, है ना, कोई दिक्कत ना हो। बच्चा क्यों जाएगा? ठीक है ना, बच्चा क्यों जाएगा वहां पर आपके विद्यालयों के अंदर, और क्यों बच्चा अपने आप को परेशान करेगा, है ना। क्यों बच्चा अपने आप को क्या करेगा? परेशान क्यों कि मैं वहां जा रहा हूं और वहां पहुंच के मैं अपने बिहार में प्रॉब्लम ले रहा हूं। तो बताएं। हाँ बिल्कुल, बताएंगे। और बताते चलें, क्या बताएंगे इसको? अरे ठीक है मेरे सैयारों, सियारों, आगे बढ़ो सियारों। क्लास सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ,
बेटा यही तो मैं कहती हूँ, मैं यही तो कहती हूँ कि कभी भी यूपी टेट को हल्के में मत लो, कभी भी यूपी टेट को हल्के में मत लो। सुबह 8 बजे से आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। अभी वापस से दिखाऊंगी, जैसे ही 30 क्वेश्चन हो जाएंगे वापस से टाइम टेबल भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। खूब सारे प्रश्न हैं ताकि हम समझ सके अच्छे तरीके से। 3 से 4 घंटे आप और हम सब रिवीजन कर रहे होंगे यहाँ पे। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव मदद करते हैं, तो किस तरीके का लर्निंग ट्रांसफर है? तो आपको मुझे बताना है इसमें आप क्या जवाब देंगे। स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति था, अब क्या चला रहा है? स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अब क्या चला रहा है? तो आप कहोगे स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जो है अब क्या चला रहा है? अब कार चला रहा है। तो किस तरीके का ट्रांसफर आप बोलोगे? आप इसको पॉजिटिव ट्रांसफर बोल रहे हो, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? वर्टिकल ट्रांसफर माना है। क्यों माना है? भैया सहायक है तो ये तो है, पॉजिटिव तो है। पॉजिटिव तो कोई भी उत्तर हो सकता था कि भैया पहले की चीज किसी दूसरी चीज में मदद कर रही है। ऊर्ध्व अंतर वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसफर, बहुत बढ़िया, वर्टिकल जिसने जवाब दिया। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है? उसी फील्ड में उच्च स्तर, उसी फील्ड में उच्च स्तर का अनुभव, उसी फील्ड में, फील्ड नहीं बदला, अभी भी ड्राइव ही कर रहा है उसी फील्ड में, लेकिन आपको उच्च स्तर का अनुभव मिले। क्या मिले? उच्च स्तर का क्या मिले? अनुभव मिले। उसी फील्ड में आपको उच्च स्तर का क्या मिले? अनुभव मिले। तो उसको आप बोलते हो वर्टिकल ट्रांसफर। क्या बोलते हो? आपको वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हो। बायलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? बायलैटरल ट्रांसफर कि आप अपने शरीर के एक अंग को, आप अपने शरीर के एक अंग को क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं, और दूसरा अंग भी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही प्रोफिशिएंसी के साथ, उतनी ही क्षमता के साथ काम करने लगे। पॉजिटिव ट्रांसफर जब मदद मिले। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जब दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसमें मदद हो जाए, तो उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहेंगे। संप्रेषण संबंधी अक्षमता, बातचीत करने में दिक्कत आएगी। डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित प्रॉब्लम है, गणित में प्रॉब्लम। डिस्कैल्कुलिया में किसमें प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे गणित में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया में किसमें प्रॉब्लम है? पठन विकार है। किसमें विकार है? तो आप कहोगे पठन विकार है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? यहाँ डिस्ग्राफिया, अच्छा यहाँ पे डिस्फ्रेजिया दे रखा है, आ जाइए, डिस्ग्राफिया रहेगा। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है आपका। कैसा विकार है बेटा जी? तो आप कहोगे लेखन विकार है। और डिस्फेजिया जो है, डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया किससे रिलेट करता है? भाषा से संबंधित, वाक संबंधित समस्याओं को लेकर चलता है। आ जाए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? कौन सी डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है? बिल्कुल अफेजिया या डिस्फेजिया, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। तो आपसे कह रहे हैं, आपसे एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्यारा प्रश्न क्या है बेटा जी? प्यारा प्रश्न यही है कि भैया आप बताएं कि यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव मेथड नहीं है, कौन सा पॉजिटिव मेथड नहीं है, कौन सा इसमें से पॉजिटिव नहीं है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। बताएं भैया, बताएंगे कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? बेटा ये तो मेरे को लगता है तुमने ना गलत सुनते हो, है अंकित भैया पे बिल फाड़ रहे हो, कह रहे हो भैया ने कही थी थ्योरी क्लास होंगी। हाँ थ्योरी क्लास यूट्यूब पे कराई जाएंगी। थ्योरी क्लास आज से 2 साल पहले यूट्यूब पे फ्री में ऑलरेडी कराई जा चुकी है, ठीक है ना। तो अब नहीं कराई जाएंगी। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बैच ले रखा है वो क्या कहेंगे? कहेंगे हमारे साथ क्यों नुकसान किया गया, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो थ्योरी क्लास पेड बैच में है, थ्योरी क्लास, क्योंकि ऑलरेडी एक बार यूट्यूब पे हो चुकी है। आपकी शायद सुनने में गलती रही होगी, है ना। तो भैया ने जब आपको बताया होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है नैन्सी। अभी सब बताएंगे, आ जाओ। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटरी सब बच्चे शामिल हो रहे हैं। लेक्चर मेथड पुरातन पंथी पुराना परंपरागत तरीका है जिसमें कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण, देखो ब्लूम का वर्गीकरण यहाँ बड़ा पूछा जाता है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ब्लूम की टेक्सोनॉमी में भावात्मक लेवल है ना, भावात्मक लेवल में कौन सा संबंधित नहीं है? तो भावात्मक लेवल को पूछ ले रहा है भैया, भावात्मक लेवल को पूछ ले रहा है। वहां 5 रहते हैं भावात्मक लेवल में, कौन सा नहीं है? तो बहुत आसानी से आप लोगों ने बता दिया, ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान किसमें आता है? तो आप कहोगे ज्ञान उसके संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है, और संज्ञानात्मक पक्ष में भी सबसे निम्नतम है, संज्ञानात्मक पक्ष में भी निम्नतम है। बाकी व्यवस्थापन है, बाकी आपका व्यवस्थापन के अलावा अनुक्रिया भी है, आग्रहण भी है। तो भावात्मक पक्ष जो है ब्लूम का, वो किसने डिफाइन किया था? भावात्मक पक्ष जो है ब्लूम का, वो किसने उसको एलोबरेट किया था? जल्दी से मुझे बताएं। और इसके अंदर 5 आते हैं। सबसे पहले आता है आप रिसीव कर पाए, रिसीव कर पाए यानी प्राप्ति कर पाए, फिर आप उस पर अनुक्रिया कर पाए। पहला आता है रिसीव यानी प्राप्त,
जो भी चीजें घटनाएं घट रही हैं, है ना, आप उन्हें प्राप्त करें। दूसरा, फिर आप उस पर क्या करें, रेस्पॉन्ड करें, यानी अनुक्रिया करें। आप उस पर क्या करें, अनुक्रिया करें, रेस्पॉन्ड करें आप उस पर। तीसरा क्या आता है, हाँ, अनुक्रिया रेस्पॉन्ड करें। तीसरा क्या आता है, वैल्यूइंग, अनुमूल्यन करें। तीसरा क्या आता है, वैल्यूइंग, यानी आप जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, है ना, उनको अनुमूल्यन करें, उनको आप वैल्यू समझते हो कुछ, अनुमूल्यन करें आप कि हाँ ये कुछ हो रहा है। फिर संगठन, और फिर अंत में आता है उसको अपने व्यवहार में लेकर आना। संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, और फिर आता है क्या, व्यवहार में लेकर आना, यानी हैबिट फॉर्मेशन। फिर आता है हैबिट फॉर्मेशन। हाँ जी, बताएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में चले जाइए बेटा, गुड गर्ल, नेक्स्ट क्लास में चले जाइए, जाओ। अरे मेरा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। हाँ, आगे बढ़ेंगे। कौन सा शिक्षण का लेवल नहीं है, शिक्षण का लेवल कौन सा नहीं है। हर्बर्ट का, आपके हंट का, इन लोगों ने शिक्षण के लेवल दिए हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने, भावात्मक का कृथवाल और उनके, नहीं गलती कर दी आपने, गलती कर दी मनीष सिंह। एंडरसन ने अपने गुरुजी के ही संज्ञानात्मक विकास के लेवल को 2001 में एलोबरेट किया, परिवर्तन किया। आप बात करेंगे कि भावात्मक को कृथवाल ने किया और सिम्पसन ने किया किसको, गत्यात्मक को, ठीक है ना साहब। आगे बढ़ेंगे तो मुझे बताएंगे स्मृति, अवबोध और बाकी है रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति, अवबोध और रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सा शिक्षण का लेवल नहीं है। और मैं चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दें कि कौन ने कौन सा दिया है, कौन ने कौन सा दिया है। ये उत्तर तो आपका सबका सही है। अरे नहीं, गड़बड़ी कर गए आप तो, गड़बड़ी कर गए। हाँ, जिन्होंने बी दिया अभिप्रेरणा स्तर, वो सही है। देखो, स्मृति, हर्बर्ट, हर बात की स्मृति स्मृति रखी जाए। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, हर माँ को लगता है मेरा बच्चा मॉरिसन, हर माँ को लगता है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा समझदार है, लगता है कि नहीं लगता, हर माँ को लगता है ना, मोरासन, हर माँ को लगेगा मेरा सन बहुत ज्यादा समझदार है। मेमोरी, हर बात मेमोरी। रिफ्लेक्टिव को परवर्ती बोलते हैं या चिंतन लेवल भी बोलते हैं। तो अगर ज्यादा चिंता आपको हंट करे, अगर ज्यादा चिंता आपको हंट करेगी तो आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। आ जाओ। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और ब्लैंक के बीच की संगति है। आपसे पूछ रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया जो है, अधिगम की प्रक्रिया जो है वो उद्दीपन और ब्लैंक के बीच की संगति है। कि लर्निंग किस किस के बीच में होती है। कोई उद्दीपक होता है तो क्या होगा, जब भी कोई उद्दीपक होगा तो आप यकीन मानिए कि एक कोई ना कोई क्या होगा, व्यवहार होगा, क्या होगा, अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की संगति होती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सी शिक्षण विधि आज के समय में प्रोग्रेसिव तरीके पे आप इसको क्या कहोगे, जोड़ सकते हो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके ऊपर आप बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, बताइए। शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित, आगमन हो गई, समस्या समाधान हो गई, प्रश्नोत्तर हो गई, निगमन हो गई, कौन सी प्रोग्रेसिव तरीके पर डिपेंड करती है, प्रोग्रेसिव। शुक्रिया पुष्पम जी, बहुत शुक्रिया। कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। देखिए भैया, बी है, समस्या समाधान हो गई, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन हो गया, जो कि एफ ऑसबॉर्न लेकर आए थे। मानसिक उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन हो गया, जो कि कौन लेकर आए थे, एफ ऑसबॉर्न लेकर आए थे। मानसिक उद्वेलन हो गया आपका, क्या बोलते हैं, खोज विधि हो गई। ये सब प्रोग्रेसिव विधियां हैं। प्रोजेक्ट विधि हो गई, ये सब प्रगतिशील विधियां मानी जाती हैं, ये सब प्रगतिशील हैं। प्रश्नोत्तर विधि पुरानी है, निगमन विधि पुरानी है, आगमन विधि पुरानी है, ठीक है ना। आगमन विधि किसने दी, अरस्तु ने दी थी। आगमन विधि किसने दी थी, तो आप कहोगे अरस्तु ने आगमन विधि दी थी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से मामला रहता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए विशेष तौर पर, है ना, ये ताकि आप समझ सकें, PYQ सीरीज, ये ध्यान से सुन लीजिए कि ये कैसी सीरीज है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये टाइम टेबल है, और रोज सुबह कितनी बजे, 8 बजे, कितनी बजे, 8 AM पर हर टीचर आपको यहाँ पर मिलेगा और आपको ये टॉपिक्स को समझाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा कि आपको किस तरीके से किन चीजों को करना है और कैसे यूपी टेट का एग्जाम क्रैक करना है, कैसे अपने अपने विषय में आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। थ्योरी क्लास के लिए आपके लिए ये है, थ्योरी क्लास के लिए आपका प्रवेश बैच है, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, या दोनों लेवल हो, है ना, या दोनों लेवल हो, आपके लिए 499 रुपीज में क्या है, उपलब्ध है। तो दिस इज फॉर थ्योरी मेरे बच्चे।
दिस इज फॉर, क्या कहोगे, दिस इज फॉर थ्योरी। तो इसको याद रखना है, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे भी लगा लेती हूँ मैं, ताकि क्या है, ज्यादा पीछे भागना नहीं पड़ेगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। मूल प्रवृत्ति की, क्वेश्चन नंबर 31, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो खाली स्थान में पाई जाती है। तो आप मुझे बताओ मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या होगी, है ना, जल्दी से बताएंगे। कोई बात नहीं, अगर रुपया नहीं है तो 2 साल पहले आपका बिल्कुल फ्री में बैच कराया हुआ बेटा जी, आप उस वाले बैच से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 1% डाउट नहीं है ना, 1% कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो बड़ा प्यारा पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया ये बताओ मूल प्रवृत्ति के बारे में, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है जो पाई जाती है, केवल मनुष्यों में मिलती है मूल प्रवृत्ति, या फिर आपसे कह रहा है केवल बिल्लियों और चूहों में मिलती है मूल प्रवृत्ति, या ये सभी प्राणियों में मिलती है और जन्मजात और प्राकृतिक होती है। तो सबने सही जवाब दिया कि सभी प्राणियों में मिलती है मूल प्रवृत्ति और जन्मजात या आपकी प्राकृतिक मानी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 एज वर्ग के